स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रख करके फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस फिलेट वेल्डिंग के वजह से कितना स्ट्रेंथ आएगा। आज उस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। हाँ, और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है और वो स्ट्रेस कितना एरिया में लग रहा है यानी एरिया की जरूरत पड़ता है। तो अगर स्ट्रेस आपको पता हो गया और एरिया पता हो गया तो आप आसानी से फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए सबसे पहले जो स्ट्रेस मिलेगा वो आपको कोड बुक से मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कोड बुक में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सारा स्ट्रेस यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। जब स्ट्रेस सीख लेंगे तब हम लोग एरिया के पर बात करेंगे और एरिया व स्ट्रेस पता चल जाएगा, हम फटाक से स्ट्रेंथ गुना करके निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए सबसे पहले आप लोग फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। हाँ, देखिए ये आप लोग हेडिंग बना लीजिए ये वाला, ठीक है। हाँ, तो देखिए किस टाइप के स्ट्रेस रहेगा तो उसका परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन थ्रोट सेक्शन ऑफ बट बेल्ट के केस में 150 लेंगे। कब? जब आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा तब। कैसा? तो एक्सियल, ठीक है ना। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन और कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो आपको लेना है वो 165 न्यूटन पर mm² लेना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना लेना है? तो सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 108 न्यूटन लेना है, 108 न्यूटन पर mm² लेना है। आपको सबसे ज़्यादा यही वाला डाटा को यूज आएगा, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लग बेल्ट रहेगा तो उस समय जो आपको स्ट्रेस लेना है वो 108 mm² के लेना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक स्ट्रेस जान लिए कि स्ट्रेस हमको कोड से मिला और कौन कौन सा स्थिति में कैसा कैसा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं फिलेट वेल्ड की। तो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, आप देखने से समझ पा रहे होंगे कि कन्वेक्स फिलेट वेल्ड यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ से जितना दूर में वेल्डिंग किया गया है फुल साइज का उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। और ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया, देखिए यहाँ पे अगर अच्छा से नहीं दिख रहा है तो यही वाला फिगर को हम जूम आउट करके बाहर निकालते हैं। देखिए ऐसा है, ठीक है, ऐसा। बड़े आराम से देखिएगा, वही वाला फिगर को हम जूम आउट करके बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। बड़े आराम से इस चीज को आप देख पाएंगे कि वही वाला फिगर को हम सीधी बाहर निकाला है, ठीक है ना। बड़े आराम से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यही वाला फिगर को हम जूम आउट करके बाहर निकाले हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर समझ पा रहे होंगे, देखिए ये वाला थोड़ा सा ये यहीं पे हो जाएगा, ये फिगर ये थ्रोट थिकनेस पे ही आएगा, यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा होगा, ये प्लेन ऐसा होगा यहाँ तक, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आराम से इस चीज को आप समझ पाएंगे कि यही वाला प्लेन, ये वाला प्लेन यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? थ्रोट थिकनेस बोल रहे थे कि नहीं? THROAT, थ्रोट थिकनेस। बड़ा आराम से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यही वाला को हम लोग कल के क्लास में या प्रीवियस क्लास जो बोलो वहां पे हम लोग देखे थे, थ्रोट थिकनेस बराबर K × S। एस क्या था? तो सर साइज ऑफ बेल्ट था, काची था? साइज ऑफ बेल्ट था। और के क्या था सर? तो के था कांस्टेंट था जो डिपेंड कर रहा था फ्यूजन एंगल पर, ठीक। हाँ, चलिए उस बात को अभी छोड़ दीजिए। अभी हम लोग को ये ध्यान देना है कि जब कभी भी फिलेट वेल्ड फेल करता है तो इन जनरली शियर में फेल करता है। तो वो शियर प्लेन कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वही शियर प्लेन थ्रोट थिकनेस के पास आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो शियर प्लेन यही हुआ, ये हुआ आपको शियर प्लेन। यही वाला हुआ आपको कौन सा प्लेन, शियर प्लेन, जहां से आपको क्या होगा,
बिल्डिंग फेल करेगा। तो ये वाला प्लेन का अगर आप एरिया निकाल लोगे और स्ट्रेस पता है तो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ पता चल जाएगा कि नहीं, बस वही काम करना है। चलिए बताइए कि ये वाला प्लेन का आप एरिया कैसे निकाल पाओगे। तो सर बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे? तो सर यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये वाला थ्रोट थिकनेस है। क्या है? थ्रोट थिकनेस है। यहाँ से यहाँ अगर थ्रोट थिकनेस पता है और यहाँ से यहाँ भी पता है सर, इसको बोलते हैं एल इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? एल इफेक्टिव। गलती से अगर आपको एल इफेक्टिव पता है और थ्रोट थिकनेस पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल देंगे। एरिया जैसे ही यहाँ से निकल गया, यहाँ से आपको स्ट्रेस पता है, स्ट्रेस गुने एरिया बराबर स्ट्रेंथ निकल जाएगा। बड़े आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। वही चीज़ को हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ, दिखाई पड़ा ना? नहीं, ब्लैक वाला से लिखें। चलो बड़े आराम से इस चीज़ को लिखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बिल्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बिल्ड बराबर P बराबर, अगर हम लिख सकते हैं PF, यानी स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बिल्ड भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे स्ट्रेस यानी परमिसिबल स्ट्रेस गुने एरिया। स्ट्रेस गुने एरिया। अच्छा बताइए, फिलेट बिल्ड फेल किस चीज़ में कर रहा है? तो सर शियर में। तो यहाँ परमिसिबल अगर बात करें, शियर स्ट्रेस लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी टॉ भी एफ इंटू एरिया। अच्छा एरिया निकालेंगे कैसे? तो सर एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं ये वाला प्लेन, इस प्लेन को आप देख पा रहे हैं, यही प्लेन से आपको एरिया निकल पाएगा। यही प्लेन में आपको शियर लग रहा है, यही प्लेन में शियर लग रहा है। तो बताओ शियर प्लेन आपको हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? तो इसको हम लिख सकते हैं थ्रोट थिकनेस गुने एल इफेक्टिव, यानी एल इफेक्टिव गुने थ्रोट थिकनेस। ठीक है ना? अगर इसको हम बढ़िया से फॉर्मूला एक लाइन में लिखना चाहेंगे, टॉ भी एफ गुने एल इफेक्टिव गुने थ्रोट थिकनेस को लिख देंगे डायरेक्ट टी। ठीक है ना? हाँ, या डायरेक्ट टी भी लिखेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। अच्छा थ्रोट थिकनेस जो बराबर फार्मूला होता है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट थ्रोट थिकनेस का फार्मूला पुट कर दोगे तो आपको हो जाएगा टॉ भी एफ इंटू एल इफेक्टिव और थ्रोट थिकनेस बराबर लिख सकते हैं सर के इंटू एस। तो आपको यहाँ से एक और रेडीमेड फार्मूला निकल सकता है। तो आप फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ पता कर लिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ तो पता कर लिए, कभी कभी ये पता नहीं रहता है कि आपको कितना दूरी में आपको इफेक्टिव लेंथ है, यानी कितना दूर में आपको वेल्डिंग मारा गया है, ये पता नहीं रहता है। कभी कभी यही पूछ देता है कि बताओ कि हमको कितना दूर में वेल्डिंग मारेंगे कि हमारा इतना स्ट्रेंथ मिल पाएगा। तो उस स्थिति में आपको प्लेट का स्ट्रेंथ निकालना होगा। और आप लोग प्लेट का स्ट्रेंथ तो रिबीटे में निकालने के लिए सीखे थे, क्या चीज़ सीखे थे? तो सिग्मा पी टी इंटू बी इंटू टी, वहाँ से आप स्ट्रेंथ प्लेट का निकाल दीजिएगा, यहाँ से निकालिएगा ये एल इफेक्टिव, यहाँ से स्ट्रेंथ ये निकालिएगा, प्लेट का स्ट्रेंथ वेल्डिंग का स्ट्रेंथ को बराबर कर दीजिएगा, आपको एल इफेक्टिव दिखने लगेगा। ठीक है, इतना क्रिस्टल क्लियर होने के बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सर ये वाला टॉ वी एफ की वैल्यू कितना लेना है। तो सर अभी आपने बताया कि शियर के केस में आपको टॉ वी एफ के अनुसार एज पर आई एस कोड के अनुसार कितना लेना है? तो सर 108 न्यूटन पर एमएम लेना है। किस स्थिति में? तो सर आपको बिल्डिंग के केस में, फिलेट बिल्डिंग के केस में या बिल्डिंग के केस में, ठीक है ना? हाँ, इस चीज को आप पूरा समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। आप बड़े ध्यान से समझिएगा, हमेशा फेल करता है शियर में, इसीलिए इसको बोलते हैं शियर फेल्यूर प्लेन, या इसी को बोलेंगे फेल्यूर एरिया। क्या बोलेंगे? फेल्यूर
फेल्यूर एरिया। इसको क्या बोलते हैं? फेल्यूर एरिया। और इस प्लेन को बोलेंगे फेल्यूर प्लेन। और यहाँ का चीज में फेल करेगा शियर में, इसलिए शियर फेल्यूर प्लेन। ठीक है ना? हाँ, वेल्डिंग हमेशा कमजोर किस में होगा? शियर में होगा। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। वही बात सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा गया है, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन। परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन इज टेकन एज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर इफ नॉट गिवन। जब आपको परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन में नहीं पता और ना कंप्रेशन में पता है, तो उस स्थिति में आप 150 ले लेंगे। कब? जब दिया नहीं रहेगा तब। ठीक है, ये नोट पॉइंट को समझ लीजिए। एक पॉइंट और लिखा गया है, कह रहा है कि फिलेट वेल्ड इज डिजाइन फॉर द शियर स्ट्रेस एट द मिनिमम सेक्शन। इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ऐसा वेल्डिंग किया जा रहा है और ये आपकी थ्रोट थिकनेस वाली लाइन आई, ठीक है ना? हाँ, पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, तो जो सबसे मिनिमम थ्रोट थिकनेस वाला जहाँ पे रीजन होगा ना, वहीं पे से ये फेल करेगा। यानी यही वाला एरिया से हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। ठीक, हाँ, ये बात यही कर रहा है। फिलेट वेल्ड इज डिजाइन फॉर द शियर स्ट्रेस एट द मिनिमम सेक्शन। तो मिनिमम सेक्शन यहीं पे आएगा, या मिनिमम सेक्शन यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब जहाँ पे मिनिमम सेक्शन आएगा वहीं से आप लोग डिजाइन करोगे। ठीक, ये चीज़ देखने से नहीं पता चलेगा, आप सीधा सीधी थ्रोट थिकनेस समझ लीजिए। ठीक, हाँ, आगे यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज टेकन। यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज टेकन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड इट अगेंस्ट शियर। ठीक है ना? फिलेट वेल्ड का जो स्ट्रेंथ जो हम लोग लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड जो होता है, जितना शियर प्लेन लोड को रेजिस्ट कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वही मैक्सिमम स्ट्रेस ही क्या कहलाएगा? आपको फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है ना? उम्मीद है इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और इसको बड़े ध्यान से करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद अभी हम लोग कुछ स्टेप को ध्यान में दे रखेंगे कि कौन सा डिजाइन करते समय स्टेप को आपको फॉलो करना है। उम्मीद है आप लोग कॉपी कर लिए। कुछ स्टेप्स को याद रखेंगे, और इस स्टेप्स को याद रखने से आपको फायदा ये होगा कि फिलेट वेल्ड को डिजाइन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, स्टेप फॉर डिजाइनिंग ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड को डिजाइन करने के लिए कौन कौन सा स्टेप है? तो सबसे पहला स्टेप आपको ये है कि एज्यूम साइज ऑफ वेल्ड। सबसे पहले साइज ऑफ वेल्ड पता करेंगे। और साइज ऑफ वेल्ड आप कैसे पता करोगे? तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये कोई दो मेंबर है, एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है। ठीक है ना? तो ये दोनों मेंबर में देखेंगे कि सबसे मोटा वाला मेंबर कौन है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कि ये T1 थिकनेस का है, ये T2 थिकनेस का, और ऐसा बोल दिया गया कि T1 मोटा है T2 से, तो हम लोग क्या करेंगे? मोटा वाला प्लेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? मोटा वाला प्लेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? साइज ऑफ वेल्ड को डिजाइन कर देंगे। ठीक है ना? यहाँ पे टेबल बताया गया था, ठीक है ना, कि 0 से 10 mm अप टू 10 mm तक रहेगा तो 3 mm का वेल्डिंग मारेंगे। ठीक है ना? ये ओवर 10 mm से लेकर के अगर 20 mm तक रहा तो हम लोग 5 mm का वेल्डिंग मारेंगे। ठीक है ना? तो ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना? और ये सेलेक्ट आप कैसे करोगे? तो मेंबर के थिकनेस के अनुसार। वही बात लिखा गया है, एज्यूम द साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड को आपको एज्यूम करना है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर टू बी ज्वाइंट। जो मेंबर ज्वाइंट किया गया है उसी मेंबर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? साइज को एज्यूम करेंगे। ठीक है ना? ऐसा दे दिया गया कि मान लीजिए कि ये 10 mm है और ये 8 mm है। ठीक है ना? ये 8 mm है, 10 mm नहीं, इसको ले लीजिए 12 mm है। 12 mm है और ये वाला 8 mm है। ठीक है ना? तो आपको साइज ऑफ वेल्ड कितना सेलेक्ट करना होगा? जरा बोलिए तो आप लोग। तो सर आपने बताया था कि 10 mm से ज़्यादा और 20 mm तक आपको साइज ऑफ वेल्ड 5 mm का सेलेक्ट करना है मिनिमम। इतना कम से कम साइज का बेल्ट लगाना ही होगा, इससे आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसे करके आप साइज ऑफ बेल्ट पता कर लोगे, एक टेबल भी बताए थे। ठीक, दूसरा स्टेप आपको ये ध्यान में रखना है कि कैलकुलेट, आवाज़ जरा ना, हाँ, कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट
एज द फिलेट वेल्ड इज वीक इन शियर। हम लोग जानते हैं कि फिलेट वेल्ड शियर में वीक होता है, इसीलिए हम लोग शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर देंगे। तो शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, इसको बोलेंगे THROAT थ्रोट थिकनेस, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए इसके लिए हम लोग कितना डाटा जानते हैं, तो सर शियर के लिए 108 न्यूटन पर mm², ये भी आपने बता रखा है टेबल में, ठीक है ना। हाँ, अगला स्टेप है कह रहा कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बेल्ट। कभी कभी कैसा रहता है कि आपको लेंथ ऑफ बेल्ट गिवन नहीं रहता है, लेंथ ऑफ बेल्ट नहीं गिवन रहता है और लेंथ ऑफ बेल्ट निकालना रहता है। लेंथ ऑफ बेल्ट कहने का मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ देता है कि बताओ इतना लोड को सहने के लिए कितना लेंथ में आपको वेल्डिंग मारना होगा, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि, और या कभी कभी ऐसा दे रहा था कि लोड भी गिवन नहीं रहता है, कुछ डाटा दिया रहता है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ बेल्ट को पता करना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ को निकालना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बड़ा आराम से क्या करेंगे, इस स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने के लिए कहेगा ना, तो आप लोग क्या करोगे, प्लेट का थिकनेस निकालोगे, प्लेट का स्ट्रेंथ निकालोगे और आप बेल्डिंग का स्ट्रेंथ निकालोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे, एल इफेक्टिव निकल जाएगा, ठीक। हाँ, अगर लोड गिवन रहेगा तो लोड के बराबर करेंगे, अगर लोड गिवन ना रहे, अगर लोड गिवन बाई चांस बाय एनी मीन्स लोड भी गिवन ना रहे, तो उस स्थिति में इफेक्टिव लेंथ हम लोग प्लेट के स्ट्रेंथ से कंपेरिजन करके और निकालेंगे, ठीक। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये करेंगे, कह रहा कि इफ लोड इज नॉट गिवन, अगर लोड भी गिवन नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, देन कैलकुलेट द लोड मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक। हाँ, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे एल इफेक्टिव बराबर, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है ये भी फॉर्मूले आपको समझ आ रहे होंगे। और जब इतना चीज कर लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 4 स्टेप में यानी स्टेप नंबर 4 में करेंगे चेक मिनिमम एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया, कि जो आपने सारा एल इफेक्टिव निकाला है, साइज ऑफ बेल्ट निकाला है, सारे चीज़ मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दैट इज ओके। ओके जैसे ही हो गया आप लोग क्या करोगे, बेल्डिंग मार दोगे। तो बेल्डिंग मारने के लिए आप सोचोगे कि किस टाइप की बेल्डिंग लगाना है, आपको इंड रिटर्न लगाना है कि इंड बेल्डिंग लगाना है, कि आपको इंटरमीडिएट बेल्डिंग लगाना है कि स्लॉट बेल्डिंग लगाना है, ठीक है ना। इस सारे चीज़ को आपको सिलेक्शन करना है, यही डिजाइनिंग का स्टेप था जिसको आप लोग को याद रखना है। मुद्दे की मेन बात आपको है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है डिजाइनिंग में स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में। तो आप इस लेक्चर का पार्ट 2 छोड़ करके अगले लेक्चर में ये स्टेप 3 का हम लोग न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा, और आपके एग्जाम में ये वाला स्टेप 3 का यूज करा के क्वेश्चंस पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए कि यही स्टेप को फॉलो करके हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। हाँ, अब थोड़ा सा कुछ बात बच गया था, स्लॉट बेल्डिंग और प्लग बेल्डिंग क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना, हालांकि उसको लिख भी लेते हैं। स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड क्या होता है उसको समझ लेते हैं, और दोनों को समझने के बाद दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक। हाँ, देखिए स्लॉट वेल्डिंग में क्या होता है कि एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को रख करके और एक मेंबर में होल कर देते हैं, और होल करने के बाद क्या करते हैं कि उसके पेरीफेरी कहने का मतलब उसका सरकमफ्रेंस होता है, क्या होता है, उसके होल के चारों तरफ को ही बोलते हैं पेरीफेरी, और उसके होल के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, बेल्डिंग कर देते हैं, यही कहलाता है स्लॉट बेल्डिंग, ठीक है ना। आप यहाँ पे लुक देख रहे होंगे स्लॉट बेल्डिंग का, इस तरह के जब बेल्डिंग करेंगे ना तो हम इस बेल्डिंग को बोलेंगे स्लॉट बेल्डिंग, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, कि एक मेंबर ऐसा है, इधर दिखाई पड़ेगा, हाँ सर दिखाई पड़ेगा, ऐसा है एक मेंबर, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, और दूसरा मेंबर ऐसा है, इसके ऊपर से ऐसा है दूसरा मेंबर, ठीक है ना। हाँ, और ऐसे ऐसे काट काट के ऐसे ऐसे किया गया है, और यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है। तो देखिए इस तरह के जो वेल्डिंग किया गया है, इस तरह का वेल्डिंग, ये देखिए स्लॉट काटा गया है, इस तरह के देखिए चारों तरफ जो वेल्डिंग किया जा रहा है ना, इस तरह के वेल्डिंग को भी हम लोग बोलते हैं स्लॉट वेल्डिंग।
उम्मीद है ये स्लॉट बिल्डिंग आप लोग को आप समझ आ रहा होगा। मतलब स्लॉट काट के जो बिल्डिंग करेंगे ना, तो उस बिल्डिंग को बोलेंगे स्लॉट बिल्डिंग। प्लग बिल्डिंग में क्या करते हैं कि एक छोटा सा पंच होल करते हैं, और होल करने के बाद इसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल को फिल करते हैं, ठीक है ना। यानी ये पूरा होल में हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह के बिल्डिंग को बोलेंगे प्लग बिल्ड, ठीक है ना। हाँ देखिए, स्लॉट बिल्ड और प्लग बिल्ड में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्लॉट बिल्ड इसके सरकमफ्रेंस यानी इसके चारों तरफ सिर्फ बिल्डिंग होता है, बीच में खाली रहता है। इसके चारों तरफ बिल्डिंग किया जाता है, बीच में खाली रहता है। यहाँ पे चारों तरफ जो बिल्डिंग करते हैं ना, तो इस चारों तरफ यहाँ पे टर्म यूज करते हैं पेरीफेरी। क्या करते हैं, इसके पेरीफेरी में बिल्डिंग किया जाता है। देखिए इसके चारों तरफ बिल्डिंग किया जाता है जहाँ पे स्लॉट काटे हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन प्लग बिल्डिंग में क्या होता है कि पूरा का पूरा जितना एरिया में खाली काटे हैं ना जगह, उस पूरे एरिया को हम लोग क्या करते हैं, फिलर मटेरियल से भर देते हैं। यही अंतर है। इसमें पूरा जितना स्लॉट काटे हैं वो पूरे रीजन को फिल नहीं करते हैं, उसके पेरीफेरी पर सिर्फ फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लग में पूरी तरह से जितना दूर में काटे हैं स्लॉट, उस पूरे स्लॉट को भर देते हैं, ठीक। हाँ, यही अंतर है। बस यही सारे चीज़ को यहाँ पे समझाया गया, ठीक। कह रहा है कि द वेल्ड इन विच होल इज केप्ट विथ अनदर प्लेट टू ज्वाइंट एंड देन फिल वेल्ड, इट इज द पेरीफेरी ऑफ द होल। उसके होल के पेरीफेरी पर हम लोग बिल्डिंग करते हैं, तो उस टाइप के बिल्डिंग को हम लोग बोलेंगे स्लॉट बिल्डिंग। प्लग बिल्डिंग क्या होता है कि द वेल्ड इन विच द स्मॉल होल आर मेड इन वन प्लेट, ठीक है ना, एंड केप्ट ओवर अनदर, और एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, प्लेट टू बी कनेक्टेड एंड देन द इंटायर होल इज फिल्ड विथ फिलर मटेरियल दैट इज बिल्ड। फिलर मटेरियल में यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बिल्ड। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा स्लॉट बिल्ड क्या होता है और प्लग बिल्ड क्या होता है। इतना तक आप लोग स्टॉप करिए। अब हम लोग जो मूव करेंगे वो मूव करेंगे अब कुछ लल्लू सा न्यूमेरिकल, इसका पार्ट 2 जाएगा, ये पार्ट 1 था, ठीक है ना। हाँ।